वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 19 कर रहे हैं और इसमें हमारे ज्योग्राफी का जो जूनियर के लिए सिलेबस है उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिविक्स और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, आपका टॉपिक वाइज आपका थियरी और प्रैक्टिस सेट दोनों कंप्लीट है, हिस्ट्री और सिविक्स का। अब ज्योग्राफी का चल रहा है, तो अगर आपने उसको ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होती है? तो प्राकृतिक प्रदेश का जो विभाजन किया जाता है कि कौन सा मानसूनी प्रदेश है, कौन सा भूमध्य रेखीय प्रदेश है, तो उसका मुख्य आधार क्या होता है? किस आधार पे हम लोग जो है उसका विभाजन करते हैं? ऋतुओं के आधार पर, जलवायु के आधार पर, या फिर उनके स्थल रूपों के आधार पर, या फिर वहाँ के रहन सहन के आधार पर? तो जो ये प्राकृतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया जाता है वो मुख्यतः जो है जलवायु के आधार पर विभाजन किया जाता है। यद्यपि वहाँ की रहन सहन भी अलग होते हैं, लेकिन आपका जो मुख्य आधार होती है इनको विभाजित करने का वो क्या होता है? जलवायु। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है जलवायु। तो प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है और जलवायु की विविधता के आधार पर ही विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व के विषुवत रेखीय सदाबहार वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो जो विषुवत रेखीय सदाबहार वन है आपके, इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो जो विषुवत रेखीय है, आप जानते हैं कि विषुवत रेखा आपके एकदम मध्य से गुजरती है, तो इसके 10 डिग्री जो है नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जो आपके देश पड़ते हैं वो सभी आपके विषुवत रेखीय देश होते हैं। वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पे सदाबहार वनों का विकास होता है। और ये जो सदाबहार वन है इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपके ब्राज़ील देश में। ठीक है ना, ब्राज़ील आपके अमेजन नदी घाटी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, और ब्राज़ील देश में ही सबसे अधिक सदाबहार वनों का विस्तार है। ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में आता है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घर का निर्माण करते हैं? तो ये जो है एक जनजाति है जो वृक्षों के ऊपर अपना घर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन सी है? पिग्मी है, बुशमैन है, बद्दू, या फिर खिरगिज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति जो होती है ये वृक्षों के ऊपर अपने घरों का निर्माण करके उसमें रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि पिग्मी जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है ये जायरे नदी या फिर कांगो बेसिन, जो आपके अफ्रीका वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना, अफ्रीका वाले क्षेत्रों में ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो अफ्रीका वाले क्षेत्रों में ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ठीक, और कौन सी नदी घाटी में? जायरे नदी घाटी, आपकी जो कांगो बेसिन है, कांगो नदी घाटी, इनमें जो है ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ओके, और ये भी जो है आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही पाई जाने वाली जनजाति है यहाँ। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति ये है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है ये सारी जो जनजातियाँ दी हैं, ठीक है, जो आपका गलत होगा उसको छोड़ के और सारी जो है आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन तो मैं 4 ही बना सकता था, लेकिन यहाँ पे 8 ऑप्शन क्यों बनाए गए हैं? ताकि आपको सब याद रहे। ठीक है, तो कौन सी जनजाति सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है। तो पहला आपका बोरो जनजाति। तो बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अमेजन घाटी, दक्षिण अमेरिका में। जी हाँ, ये आपका सही है। बोरो जनजाति कहाँ पे है? तो अमेजन घाटी, दक्षिण अमेरिका में। अभी आपने पिग्मी देखा था, तो पिग्मी कहाँ था? तो पिग्मी अफ्रीका में था। ठीक है ना, आपके कौन सी घाटी में? जायरे नदी घाटी या कांगो बेसिन में था वो। ठीक है, पिग्मी, इसीलिए पिग्मी मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया। ठीक, अगला है आपका सेमांग और सकाई। तो सेमांग और सकाई जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपके मलय प्रायद्वीप, आपके मलेशिया में। ये भी आपके 0 डिग्री वाले ही एरिया में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में। ओके, इसके बाद अगला है आपका मसाई। मसाई कहाँ पे पाई जाती है? तो मसाई आपकी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, केन्या में। ये भी आपका सही है। ओके, हौसा जनजाति क्या है? हौसा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पाई जा रही है नाइजीरिया में। ठीक है, ये दोनों आपके सवाना प्रदेश की जनजातियाँ हैं। ठीक है, हौसा आप नाइजीरिया में याद रखेंगे। बुशमैन कनाडा में। क्या ये सही है? तो बुशमैन आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि बुशमैन कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन आपके कालाहारी में पाई जाती है। ठीक है, बद्दू जनजाति देखिए, बद्दू जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके अरब मरुस्थल में। ठीक है ना, तो आपका बुशमैन जो है ये कालाहारी में। ठीक है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल आप जानते हो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है। ठीक है ना, तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और बद्दू जो है ये अरब मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थली जनजातियाँ हैं। इसके अलावा आपका खिरगिज और कज़ाक,
ये दोनों दो अलग अलग जनजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके एशिया के स्टेपी प्रदेश में पाई जाती हैं। तो स्टेपीज घास के मैदान आप सब जानते हैं कि ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। यूरोप और एशिया में, रूस वाले क्षेत्रों में ये इनका जो है विस्तार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन से आपके जो रूस वाला क्षेत्र होता है उसमें आपके पाए जाते हैं कौन से? किर्गिज और कज़ाक जनजातियाँ। ओके, तो ये जो है इसका जो आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका हो गया बुशमैन। कनाडा में नहीं पाई जाती, कहाँ पे पाई जाती है? कालाहारी में। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी एक जनजाति पूछी जा सकती है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में, और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार आपके बोत्सवाना, नामीबिया और स्वाजीलैंड के क्षेत्रों में है। ओके, आपका बुशमैन आपका डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना भी बुशमैन से संबंधित है, ये भी आप देखना, कई बार ऑप्शन में बोत्सवाना दे देता है। बुशमैन जनजाति पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है? तो ये शिकार पे निर्भर होती है, ठीक है ना। तो ये शिकार करके अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। और जो अरब की जो बद्दू जनजाति है, ये जानवरों को पाल कर जो है अपना जीवन गुजारते हैं। ये जानवरों को पालते हैं, खाना बदोश जीवन जीते हैं, यहाँ वहाँ जो है टहलते रहते हैं अपने जानवरों को लेके, ठीक है। तो ये अरब के बद्दू जनजाति हैं। और बुशमैन किस पे निर्भर है? तो बुशमैन पूरी तरह से शिकार पे। बुशमैन और बद्दू दोनों ही कौन से जनजातियाँ हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की जनजातियाँ हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अधिकतर महाद्वीपों को किन भागों में पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं ये आपके पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, या पश्चिमी में, या उत्तरी में, या फिर दक्षिणी में। तो ये जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ये अधिकतर जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतर जो आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अधिकतर इनका विस्तार यहीं पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा है? सहारा है, अटाकामा है, या फिर अरब है, या फिर लद्दाख। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर पूछा जाएगा, यहाँ पे अगर शुष्क वर्ड यूज किया गया है तो इसके लिए आप ऑप्शन क्या चूज करोगे? अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए डायरेक्ट तो आप क्या करोगे? तो वो आप सहारा चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका शुष्क मरुस्थल पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे? तो आप अटाकामा को चूज करेंगे। अटाकामा कहाँ पे है? तो अटाकामा आपके दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। मुख्यतः इसका विस्तार तो चिली में है, लेकिन आपके चिली से पेरू की सीमा पे जो है ये जो है पाया जाता है कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसके अलावा सहारा मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह से होता है ना अफ्रीका करके, ठीक है। तो यहाँ के उत्तरी क्षेत्रों में जो है ये आपका सहारा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा अध्रुवीय मरुस्थल है। या फिर आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल, सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है, सबसे बड़ा नहीं, ठीक है। तो सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा हो गया? अटाकामा, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे भी ढेर सारे मरुस्थलों को यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आपसे क्या है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या किया कीजिए कि वीडियो आप शेयर जो है जरूर कर देना इस वाले वीडियो को, ठीक है ना। आप ये वीडियो आप शेयर कर देंगे, कहाँ शेयर करेंगे? आपके जो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट के जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हैं जो कि आपका स्टडी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है। तो पेटागोनिया मरुस्थल आपके कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। तो ये आपका कहाँ क्या है? ये आपका सही है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको याद सारे करने हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ये भी आपका सही है, गोबी मरुस्थल आपके चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। सोनोरान, एरिजोना और कोलोराडो, ये तीन आपके जो है मरुस्थल हैं, ठीक है ना। ये तीन मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ये आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये आपके इनका विस्तार आपके उत्तरी अमेरिका में है। सोनोरान, एरिजोना और कोलोराडो, ठीक है ना। तो ये तीनों आप याद रखना कहाँ पे? तो तीनों आप याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ब्रिटेन में है, तो ये आपका गलत है, यही वाला आपका गलत है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है।
तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में, ये भी आपका सही है। और आपका अरब मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो अरब मरुस्थल का विस्तार सऊदी अरब में है, ठीक है ना। नाम आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि अरब का कोई भी देश आपको दे देगा, ठीक है। तो अरब मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका हो गया कि ये वाला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि ब्रिटेन में दिया है, ये आपका गलत है। ब्रिटेन में आपका ठीक है, आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है। यूरोप में जो है कोई भी मरुस्थल नहीं है, आपको बताया गया था। ओके, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका, देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके कौन कौन से मरुस्थल हैं ये आप याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में आपके ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी सिम्पसन, ठीक है। ये सारे मरुस्थल जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे मरुस्थल हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। तो प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे मरुस्थल हैं आपके, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सैंडी, सिम्पसन। ओके, तो ब्रिटेन में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ब्रिटेन का मतलब यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ब्रिटेन क्या पूरे यूरोप में। ओके, अगला देखिए, टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली झाड़ी है। तो टुंड्रा प्रदेश में कौन सी झाड़ी पाई जाती है ये आपको बताना है। आर्कटिक विलो, बोरियल, रैंच या फिर लंबरजैक। तो जो टुंड्रा प्रदेश में झाड़ी पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश जानते हैं कहाँ पे होता है? टुंड्रा प्रदेश होता है आपके यहाँ पे 65 के ऊपर जो आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। आर्कटिक प्रदेश वाला जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो जाता है वो आपका टुंड्रा प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। नॉर्थ साइड में, ये भी याद रखना, नॉर्थ साइड में, साउथ में नहीं, ये अंटार्कटिक वाला क्षेत्र नहीं, ठीक है। केवल आपका नॉर्थ साउथ में आपका टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है। ओके, तो यहाँ पे जो एक झाड़ी पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्कटिक विलो, ठीक। तो ये आप याद रखना, टुंड्रा प्रदेश में आर्कटिक विलो नाम की झाड़ी पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये 4 वनस्पतियों का नाम आप याद रख लेना, लाइकेन, काई, बर्क और आपका एल्डर, ठीक है। लाइकेन, काई, बर्च और एल्डर, ये भी जो है टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं और ये रेंडियर पशु का मुख्य भोजन है, ठीक है। वहाँ पे रेंडियर पशु पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज जो है जिस पे जो है घूमते हैं वो रेंडियर ही पशु होता है, ठीक है ना। तो रेंडियर पशु जो है इनका मुख्य भोजन क्या है? तो लाइकेन, काई, बर्च और एल्डर, ठीक है। और जो झाड़ी पाई जा रही है वहाँ पे उसका नाम क्या है? आर्कटिक विलो। ओके, तो ये देखिए कयाक क्या है? तो कयाक भी जो है यूज किया कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी आपके टुंड्रा प्रदेश में ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो टुंड्रा प्रदेश में ही इसका भी उपयोग किया जाता है, किसका? आपके कयाक का। तो कयाक क्या है? शिकार करने का हथियार है, कुत्ता गाड़ी है या फिर नाव है या फिर घर है। तो कयाक है आपका एक नाव, ठीक है। और ये जो नाव है इसको कैसे बनाया जाता है? तो इसको टुंड्रा प्रदेश के लोग जो है हड्डियों पर जो है पशुओं की खाल मढ़ करके नाव बनाते हैं, यानी कि पशुओं का शिकार करते हैं, उनकी हड्डियों पर जो है उनकी खाल को मढ़ करके ये नाव का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं नावों को क्या कहा जाता है? कयाक कहते हैं। और इस नावों पे बैठ के ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो है शिकार करते हैं, जो आपके पानी वानी में जो शिकार करना होता है उसका, ठीक है। तो ये भोजन के लिए क्या होता है कि टुंड्रा प्रदेश में तो वनस्पतियाँ होती नहीं, खेती होती नहीं है, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं? मांस पर निर्भर होते हैं और जानवरों का शिकार हार्पून और तीर कमान से करते हैं। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्पून क्या होता है? तो हार्पून जो है टुंड्रा प्रदेश के लोग जो है शिकार करने के लिए यूज करते हैं। ये आपके नुकीले पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो इनका उपयोग करके जो है ये शिकार करते हैं। ओके, हार्पून का। और कयाक क्या है? तो कयाक ये नाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनलैंड में टुंड्रा निवासियों को क्या कहा जाता है? तो फिनलैंड जो देश है वहाँ पे टुंड्रा निवासियों को क्या कहा जाता है? अलग अलग देशों में टुंड्रा निवासियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है। तो एस्किमो कहा जाता है, लैप कहा जाता है, याकूत कहा जाता है या फिर हार्पून कहा जाता है। तो अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि फिनलैंड में क्या कहा जाता है, तो फिनलैंड में कहा जाता है लैप, ठीक है ना। तो फिनलैंड में इनको कहा जाता है लैप। ओके, तो देखिए फिनलैंड में टुंड्रा निवासियों को लैप कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र होता है, तो उत्तरी अमेरिका में ये ऊपर वाले क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले क्षेत्रों में आते हैं उत्तरी अमेरिका में, जो कनाडा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसमें ये आते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं? वहाँ पे इनको बोला जाता है एस्किमो। तो एस्किमो इनको बोला जाता है, जो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि टुंड्रा प्रदेश के निवासियों को एस्किमो कहते हैं, ठीक है। तो वो एस्किमो इनको कहाँ कहा जाता है? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, वहाँ पे एस्किमो कहते हैं। लेकिन अगर फिनलैंड में पूछा जाएगा तो फिनलैंड में लैप कहते हैं। साइबेरिया में जो है इन टुंड्रा निवासियों को क्या कहा जाता है? याकूत। तो जो ये टुंड्रा प्रदेश है इसका विस्तार जो है आपके यूरोप में, अमेरिका में,
उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया के रूस वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो रूस में जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ पर टुंड्रा निवासियों को याकूत कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रख लेना, ठीक है। तीनों में से आपसे कोई भी एक पूछा जा सकता है, और तीनों का देश याद रख लेना कहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन सबसे सिंपल है क्योंकि आप बचपन से इसको पढ़ते आते रहते हो और आपको हमेशा ये याद रहता है। टुंड्रा प्रदेश के निवासी जो बर्फ़ के घरों में रहते हैं उनके बर्फ़ के घरों को क्या कहते हैं? तो बर्फ़ के घरों को कहते हैं इनको इग्लू, ठीक है ना। ये तो हमेशा आप लोग पढ़ते हो, इग्लू कहते हैं। तो टुंड्रा निवासी जो बर्फ़ के घरों में निवास करते हैं इनको जो है इग्लू कहा जाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि इग्लू में जो है बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये क्या करते हैं कि ये लोग जो है इग्लू के भीतरी भागों में जानवरों की खाल लगा देते हैं, ठीक है ना। ऊपर से आपका बर्फ़ का ये बनाए रहते हैं, ठीक है, ऊपर से ये बर्फ़ का बनाए रहते हैं, लेकिन जो है अंदर से क्या करते हैं, जानवरों की खाल लगा देते हैं इसमें, ताकि जो है अंदर जो है गर्मी बनी रहे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हम लोग क्या करते हैं। टैगा प्रदेश में जो आपके शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले शंक्वाकार वृक्षों को क्या कहा जाता है? टैगा या बोरियल कहा जाता है, बाइसन कहा जाता है, रेंच कहा जाता है, या फिर लंबरजैक कहा जाता है। तो जो टैगा प्रदेश में जो आपके वन पाए जाते हैं ना, उन वनों को जो है टैगा ही कहा जाता है। तो टैगा जो है टैगा बोला जाता है, और ये इनमें जो आपके और वृक्ष पाए जाते हैं उनको जो है टैगा या फिर बोरियल भी कहा जाता है। इन वृक्षों को टैगा कहा जाता है, इसीलिए जो है इस प्रदेश का नाम भी टैगा प्रदेश पड़ गया था, ठीक है ना। और ये इन्हें जो है टैगा या बोरियल, तो बोरियल भी वर्ड यूज किया जाता है इन वनों के लिए, ठीक है। जो शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं टैगा प्रदेश में उनको कहा जाता है बोरियल वृक्ष, ठीक है, बोरियल वन, ठीक है, जो आपके वन पाए जाते हैं। तो टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले शंक्वाकार वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है, इनको टैगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। टैगा भी कहा जाता है और बोरियल वन भी कहा जाता है, तो दोनों कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अभी आपको बताया गया कि टुंड्रा प्रदेश जो है कहाँ पे है, आपके यहाँ पे है, ठीक है ना। उसी के जस्ट नीचे आपका कौन सा है, टैगा प्रदेश है, ठीक है ना। वो भी आपके शीत वाले एरिया में ही पड़ता है टैगा प्रदेश भी, और इसका भी विस्तार केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ठीक है ना, साउथ में नहीं है। याद रखना कि साउथ वाले में नहीं है, क्योंकि साउथ वाले में इस जगह पे क्या है, इस जगह पे पानी है, ठीक है ना। इस जगह पे साउथ वाले में क्या है, पानी है, ठीक है ना। तो यानी कि जल मंडल का विस्तार है, इसलिए यहाँ पे स्थल मंडल है नहीं। अगर स्थल मंडल होता तो यहाँ पे भी जो है आपके टैगा प्रदेश पाया जाता, लेकिन यहाँ पे स्थल मंडल नहीं है, जल है, इसलिए यहाँ पे टैगा प्रदेश नहीं पाया जाता, केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है। और जो ये टैगा है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये रूसी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखना। तो टैगा रूसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ जो है आपके वर्ड्स हैं, इनको देखिए, इनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो लंबरजैक क्या होता है? लंबरजैक होते हैं जो टैगा प्रदेश में लकड़ी काटने का व्यवसाय करते हैं। तो टैगा प्रदेश में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वालों लोगों को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। सारे जो है टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आपका सही है। बरखोयास्क नगर जो है ये संसार का शीत ध्रुव कहा जाता है। ये क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है? बरखोयास्क नगर, या फिर इसी को जो है आप संसार का शीत ध्रुव भी कहते हो। उत्तरी अमेरिका में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं? नहीं जी नहीं, यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। रैंच क्या होता है? तो रैंच होते हैं उत्तरी अमेरिका में पशुओं के लिए बनाए गए बाड़े। तो उत्तरी अमेरिका में जो है आपके प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, तो वहाँ पे जो पशुओं के लिए जो बाड़े बना लेते हैं सब लोग अपना घेर करके, उसी को बोलते हैं रैंच। ये भी आपका सही है। काउबॉय क्या होते हैं? तो काउबॉय उत्तरी अमेरिका में पशुओं को चराने वाले लोग होते हैं। तो जो पशुओं को चराने का काम करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके काउबॉय कहलाते हैं। ये भी आपका सही है। कनाडा बालरस क्या है? तो कनाडा बालरस ये आपके सुगंधित पदार्थ है। ये पेड़ के लीसा से तैयार किया जाता है। जो पेड़ों में आपका लीसा निकलता है ना छालों से, उस लीसे से तैयार किया जाता है ये आपके कनाडा बालरस। कनाडा के वनों में जो है ये कनाडा के वनों के पेड़ों से इसका जो है इसको तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका कौन सा है? 2 कुबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मंगोलिया में, ठीक है ना। मंगोलिया जो आपका गोबी वाला क्षेत्र होता है, गोबी मरुस्थल वाला क्षेत्र, ठीक है ना, वहाँ पे आपके 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। इसका जो गलत आंसर था ये आपका ये था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि जो है आपको बाद में इसको रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाइसन क्या होता है? तो बाइसन क्या है? एक जंगली भैंसा है, एक जंगली कुत्ता है,
घास का मैदान है या फिर टैगा प्रदेश का वन है? तो बताइए बाइसन क्या है? तो बाइसन जो होता है ना, बाइसन होता है एक जंगली भैंसा कह लो, या फिर जो है जंगली गाय कह लो, या फिर जंगली जो है बैल कह लो। तो ये जंगली मवेशी होते हैं जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके बाइसन जो है आपका, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ओके, तो एक जंगली भैंसा या फिर गाय या फिर बैल, कुछ भी कह सकते हो। तो जो आप आपके जंगली मवेशी होते हैं उन्हीं को जो है बाइसन कहा जाता है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पशु जंगली भैंसा है और इसी को जो है बाइसन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र है जो फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? शीतोष्ण घास के मैदान में फल होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश में ज़्यादा फल होते हैं, या फिर मानसूनी प्रदेश में ज़्यादा फल होते हैं, या फिर विषुवत-रेखीय प्रदेश में ज़्यादा फल होते हैं? तो विषुवत-रेखीय प्रदेश में तो आपको जानते हो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन आपके रसीले फल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है ना। तो फलों के उत्पादन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये फलों के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध हैं और भूमध्य सागरीय प्रदेश में ही शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं यहाँ पर शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को घास का सागर कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा घास का मैदान है जिसको कहते हैं घास का सागर, ठीक है ना। तो प्रेयरीज है, पंपास है, डाउन्स है, या फिर सवाना। तो जो आपके प्रेयरीज घास के मैदान होते हैं ना, इन्हीं को जो है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग घास का सागर, क्योंकि ये बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं और पूरा जो है केवल घास ही घास होते हैं। इसमें कोई वृक्ष भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो वृक्ष भी नहीं मिलता है, ये पूरे घास के मैदान एकदम समुद्र की तरह आपको दिखते हैं। तो इन्हीं को जो है कहा जाता है घास के सागर। और प्रेयरीज घास के मैदान आपको बताया गया उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और घास के मैदान हैं यहाँ पे, आप देख लेंगे, ठीक है। तो प्रेयरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये आप याद रखना। सीधा पूछा जाता है प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। इन्हीं को जो है घास का सागर कहा जाता है। इसके अलावा आप कौन कौन सा याद रखेंगे? इसके अलावा आप याद रखेंगे कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में। ओके, डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैंपोस जो घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। और कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। तो ये सारे जो नीचे घास के मैदान लिखे हैं और प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसके अलावा अभी नीचे और भी घास के मैदान है तो वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, ये देखिए निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कि एक आपका सही सुमेलित नहीं होगा। ऊपर वाले घास के मैदान आप लोगों ने देख लिए होंगे, अब यहाँ के भी घास के मैदान आप देख लीजिए। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। जी हाँ, ये आपका सही है। ओके, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन बेसिन में, ये भी आपका सही है। ओके, अब आप देखिए अगला आपका स्टेपीज आपके यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र, ठीक है ना। तो स्टेपीज घास का मैदान इन दोनों क्षेत्रों में विस्तृत है, ये भी आपका सही है। वेल्स आपका उत्तरी अफ्रीका लिखा है, ठीक है। तो वेल्स जो होता है ये उत्तरी अफ्रीका नहीं होता, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वेल्स जो है आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका जो है सही आंसर हो गया। इसके अलावा जो है दो और घास के मैदान, इसको भी आप याद रखेंगे। पूछताछ कहाँ पाए जाते हैं? तो पूछताछ आपके हंगरी देश में पाए जाते हैं। पार्कलैंड कहाँ पे है? तो पार्कलैंड आपके कहाँ पे पाए जा रहे हैं? ये भी आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेल्स को ही शायद पार्कलैंड भी कहा जाता है। तो वेल्स पार्कलैंड आपके बुश पार्कलैंड इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, तो ये भी आप याद रखना, कोई भी नाम आपको दे सकता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये आपका वेल्स दक्षिण अफ्रीका हो गया। ओके, बाकी तो आप सब लोग ये सारे आप याद कर लेंगे, ये आपका गलत है, ठीक है। तो और सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को आपको पहचाना है। कौन सा असत्य कथन इसमें लिखा हुआ है? सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। तो अभी आपको बताया गया कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है, तो शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, तो वो आपका सही था। और सवाना प्रदेश में ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, ये भी आपका सही है।
गिनी तट को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं गिनी तट पे, इसीलिए इसको श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। ये भी आपका सही है। टैगा प्रदेश और टुंडा प्रदेश का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। तो ये अभी तो आपको 2-3 बार शायद स्टार्टिंग से अब तक बताया जा चुका है कि टैगा प्रदेश और टुंडा प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। अभी आपको बताया गया केवल आपके यहाँ वाले क्षेत्रों में जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है उसके नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है, ऊपर आपका टुंडा प्रदेश है, उसके नीचे आपका कौन सा है, टैगा प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पे हैं, दक्षिण में आपके नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका केवल उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ओके, टुंड्रा प्रदेश में जो ध्रुवीय कुत्ते जो गाड़ी खींचने का काम करते हैं उस गाड़ियों को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो स्लेज वर्ड आप याद रखना। स्लेज क्या होती है कि ध्रुवीय जहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ पे जो आपके ध्रुवीय कुत्ते होते हैं, वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं आपके ध्रुवीय कुत्ते, उनको जो है एक गाड़ी बना ली जाती है, ठीक है, जानवरों की खाल से इसमें रहती है, इसमें कोई पहिया वहिया नहीं लगा रहता, बिना पहिए की गाड़ी होती है, इस पर आदमी बैठते हैं और कुत्ते उसको खींचते हैं और वो बर्फ़ के फिसलती हुई जाती है। ओके, तो उसको कहते हैं स्लेज, ठीक है, स्लेज, ये नाम याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो गया, कौन सा गलत कथन है, तो ये आपका टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। जी नहीं, ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं टैगा और टुंड्रा। ओके, तो टैगा और टुंड्रा प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य जल मंडल का विस्तार है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, केवल आपके उत्तरी गोलार्ध में है इनका विस्तार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो ये आप देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित है, इसको आप समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक आप ध्यान से देखना। पहला आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश कहाँ से है, 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो आपका 0 डिग्री आपका ये होता है, इसके ऊपर जो है 10 डिग्री और इसके नीचे 10 डिग्री। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे तक का क्षेत्र क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में, ठीक है। केवल 10-10 डिग्री तक, केवल 10 डिग्री अक्षांश तक। अक्षांश और देशांतर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, अगला है आपका कि जो सवाना प्रदेश का विस्तार है ये कहाँ पे है, 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये कहाँ पाए जाते हैं, दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 0 डिग्री यहाँ पे हो गया और ये समझ लो कि आपका 5 है, तो 5 से 20 के मध्य आपके उत्तरी में, ठीक है, यहाँ वाले क्षेत्र में, और 5 से आपके 20 के मध्य आपके दक्षिणी में, ठीक है ना। ये बीच वाला क्षेत्र नहीं, ये आपका भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र हो गया बीच वाला, ठीक है ना। उसके ऊपर आपका 5 से 20 के बीच में। और याद ये रखना है कि जो सवाना प्रदेश है ये महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपका महाद्वीप होगा, ठीक है, जैसे ये आपका वो महाद्वीप हो गया, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के उसके बीच वाले भाग में ये पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके मतलब किनारे नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाए गए बीच वाले भाग में, ठीक है ना। तो ये आप समझ लेना कि सवाना प्रदेश जो है महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मानसूनी प्रदेश है, मानसूनी प्रदेश में सबसे पहले आप ये याद रखना कि मानसूनी प्रदेश में आपका भारत वाला जो क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप, ये किस में आता है, ये आपके मानसूनी प्रदेश में आता है। ओके, तो ये 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है पाए जाते हैं और ये दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। जिस तरह से अभी आपने 5 से 20 समझा उसी तरह से आप समझ लो 5 से 30, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिएगा बस। ओके, तो 5 से 30 और दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में पाए जाएंगे। और ये आप याद रखना कि जो मानसूनी प्रदेश हैं ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। सवाना प्रदेश महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, मानसूनी प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। इसके अलावा अगला है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश देखिए 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। ये आपका 0 हो गया, मान लो ये 30 हो गया और ये आपका 40 हो गया। नीचे आपका साउथ में आपका 30 हो गया और 40 हो गया। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे, और ये आपका ये वाला क्षेत्र समझ लीजिए ना। तो ये वाले क्षेत्र में आपका समझ लीजिए ये 30 से 40 दोनों साइड में भूमध्य सागरीय का जो है विस्तार हो गया दोनों गोलार्धों में। और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी महाद्वीप होंगे उसके पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार है। और भूमध्य सागरीय इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो है अधिकतर विस्तार जो है भूमध्य सागर जहाँ पे है, आप जानते हैं भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। अभी आपने देखा कि रसीले फलों के लिए जो सबसे अच्छा जो है आपका मानसूनी प्रदेश है वो जो आपका सबसे अच्छा प्राकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश ही था। ओके, अब टैगा प्रदेश
कहाँ पे है, 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उत्तरी अक्षांश, केवल उत्तरी अक्षांश में, और जो आपका टुंड्रा प्रदेश है ये 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पार में पाया जाता है। यानी कि आपका ये आपका हो गया धरती, हो गया पृथ्वी, हो गया 0 डिग्री हो गया। साउथ में ये नहीं पाए जाएंगे टैगा और टुंड्रा, ठीक है, साउथ में नहीं है, केवल आपके टैगा प्रदेश देखिए, मान लो ये 50 है, 50 से लेके आपका 65 तक, ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए, ये आपके हो गए टैगा प्रदेश। और उसके बाद टुंड्रा प्रदेश क्या है, नॉर्थ साइड में 65 के पार, तो 65 के पार वाला ये जो क्षेत्र है ये आपका टुंड्रा प्रदेश हो गया। ओके, तो ये सारे जो है पॉइंट्स आप याद रखना, कोई भी जो है आपसे कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे के सारे सही थे, बस खाली मुझे समझाने के लिए ये पॉइंट लेने थे तो मैंने यहाँ पे ले लिए। ओके, अगला आपका सिंपल क्वेश्चन है, इससे आप ये चैप्टर आपका खत्म करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो उत्तरी ध्रुव आपका सब जानते हैं, कोई इधर साइड में ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एमंडसन, रॉबर्ट पीरी, फोरमैन या फिर कैप्टन कुक। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये है आपका रॉबर्ट पीरी जो थे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे एमंडसन, ठीक है। तो एमंडसन ये आपके साउथ जो है पोल पे पहले सबसे पहले पहुंचे थे, और रॉबर्ट पीरी नॉर्थ पोल पे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी के साथ जो है ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन सीरीज में, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप वीडियो शेयर कर देंगे, तो आप शेयर कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप एग्जाम सहपाठी पे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।